और पिछले कई दिन से हम आपको इजराइल और फिलिस्तीन की हकीकत बयां कर रहे हैं, क्या हालात है ये बता रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे इजराइल दरअसल मुस्लिम देशों के चक्रव्यूह में फंस रहा है। कौन कौन से मुस्लिम देश हैं उससे पहले आपको दिखाते हैं आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के हालात क्या हैं। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं फिलिस्तीन की, ये बच्ची को आप देख रहे हैं। ये बच्ची, इसका पीछे घर है, पूरा घर इसका ध्वस्त हो गया है, पूरा घर इसका गिर गया है। इजराइल के रॉकेट ने इस मासूम बच्ची का पूरा घर तबाह कर दिया। सुनिए जरा ये बच्ची क्या कह रही है, फिर आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें दिखाएं, बच्ची क्या कह रही है सुनाएं। I can't even do anything anymore. I just want to be a doctor or anything to help my people. I can't. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. सुनिए जरा एक बार फिर से बच्ची को सुनिए। वो कह रही है मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। वो बच्ची कह रही है मेरा क्या कसूर है, मेरा घर तबाह बर्बाद हो गया, मैं अब क्या करूंगी, कहां रहूंगी। सुनिए जरा एक बार फिर से उस बच्ची को। I can't even do anything anymore. I just want to be a doctor or anything to help my people. I can't. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. एक बच्चा पूछ रहा है मेरी क्या गलती है, ये सब क्यों हो रहा है। दो मुल्कों की जंग में के बीच में इस 7 साल 8 साल की बच्ची का क्या कसूर है। यह फिलिस्तीन की तस्वीर थी। इजराइल के रॉकेट से इस बच्ची का घर तबाह हो गया, लेकिन यह सिर्फ फिलिस्तीन की तस्वीर है। इजराइल में भी तस्वीर इससे जुदा नहीं है। देखिए जरा तस्वीर, इजराइल की तस्वीर, एक पिता अपने मासूम बच्चे को, दुधमुए बच्चे को गोद में लिए हुए इजराइल की तस्वीर, बीच सड़क पर बैठा है इस डर की वजह से कि ऊपर से रॉकेट आ रहा है। ये देखिए ऊपर से रॉकेट कहीं आकर उसके और उसके बच्चे के ऊपर न गिर जाए। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें दिखाएं, डर और खौफ का आलम आप समझिए, अंदाजा लगाइए। दो मुल्क जब झगड़ रहे, सुनिए जरा रॉकेट आकर गिर रहा और पिता कितना डरा सहमा बच्चे को गोद में लिए। सुनिए जरा। תהיה עם הפנים למטה. תהיה עם הפנים למטה. תהיה עם הפנים למטה. זה יותר חשוב לי, הפנים למטה. יואו. שמע ישראל. שי, המשטרה ממשיכה, אולי נמשיך? पहली बच्ची की तस्वीर मैंने आपको दिखाई फिलिस्तीन की, दूसरी तस्वीर एक पिता की दिखाई जो दुधमुए बच्चे को हाथ में लिया था और इस डर में, इस खौफ में, इस दहशत में था कि कहीं कोई रॉकेट आकर उसके ऊपर ना गिर जाए। एक और तस्वीर इजराइल की मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों मुल्कों में हालात अलग नहीं है। एक और तस्वीर इजराइल की देखिए, सुनिए जरा। एक चश्मदीद को सुनवाने जा रहा हूं, क्या कह रहा है वो चश्मदीद। सुनिए जरा क्या कह रहा है वो चश्मदीद। डर तो लग रहा है, लेकिन अगर हमारे साथ अपने आप जैसे सब हमारे भाई बहन खड़े हो गए तो हमें थोड़ा डर कम हो जाता है। और आज 10 तारीख से ये सब गोलाबारी बमबारी हो रही है हमारे ऊपर और परिस्थिति, मानसिक तनाव काफी है सबके ऊपर, क्योंकि किसी भी दिशा में वो लोग रॉकेट दागते हैं। रॉकेट जब दागते हैं वो लोग तो 15 सेकंड से 45 सेकंड का वक्त मिलता है। अगर 15 से 45 सेकंड में आपको भागना पड़े तो उसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, अपंग लोग, बच्चे सोए हैं, क्या परिस्थिति होगी 15 सेकंड में। वो भी अच्छा है कि टेक्नोलॉजी की वजह से सायरन बजता है, आयरन डोम है जो हमको बचाता है। इजराइल में रहने वाले शख्स को आप सुन रहे थे जो कह रहा था सिर्फ 45 सेकंड मिलते हैं। 45 सेकंड में एक सायरन बजता है और उस 45 सेकंड में घर से आपको बाहर निकलना है। वो आपके लिए एक वार्निंग है, चेतावनी है कि बाहर निकलिए, दुश्मन का रॉकेट आ रहा है। इस हालात में रहने को मजबूर हैं इजराइल और फिलिस्तीन के लोग। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। इजराइल ने इस बिल्डिंग को गिरा दिया। यह पूरी बिल्डिंग फिलिस्तीन में थी, गाजा में। ये पूरे लाल घेरे में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को इजराइल ने पहले स्कैन किया। उसके बाद दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं इजराइल ने कैसे इस पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया। वो तस्वीर देखिए, ये देखिए,
ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये पूरी बिल्डिंग देखिए, ये जमींदोज हो गई बिल्डिंग, रॉकेट गिरा और उसके बाद पूरी बिल्डिंग ढह गई। ये गाजा में बिल्डिंग थी और बताया जाता है इस बिल्डिंग में ही अल जजीरा चैनल का ऑफिस था, इसी बिल्डिंग में एसोसिएटेड प्रेस का एपी का ऑफिस था। ये पूरी बिल्डिंग गिर गई, इजराइल के रॉकेट से इस बिल्डिंग को गिराया गया। उसके बाद से ये आरोप इजराइल पर लग रहे हैं कि इजराइल ने जानबूझकर मीडिया को निशाना बनाया, इजराइल ने जानबूझकर अल जजीरा की बिल्डिंग को गिरा दिया है, क्योंकि इजराइल का टारगेट मीडिया थी, जिससे गाजा में जो जुल्म हो रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो दुनिया तक न जाएं, फिलिस्तीन की तस्वीरें पूरी दुनिया ना देख पाए, इसलिए इसे गिरा दिया गया। यह कहना है दुनिया से जो रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या कहना है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सामने स्क्रीन पर। अगर आप देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस पर प्रतिक्रिया दी है हमास के हमलों के जवाब में इजरायली हमलों के प्रति। उनका कहना है कि हमास जो हमला कर रहा है और इजराइल उसका जवाब दे रहा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। यानी दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, बेशक उसका समर्थन करता हूं, लेकिन हमलों में आम नागरिकों के मारे जाने और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर मैं चिंतित हूं। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, ये जो बिल्डिंग गिराई गई उस संदर्भ में जो बाइडेन ने बातें कही हैं। लेकिन अब आपको आइए बताता हूं कि बिल्डिंग आखिर गिराई क्यों गई है, ये बिल्डिंग क्यों गिराई गई, ये सभी के जहन में क्या अल जजीरा का ऑफिस इसलिए गिराया गया क्योंकि मीडिया कवरेज ना हो। मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इजराइल का कहना है कि आखिर वो बिल्डिंग क्यों गिराई गई है। देखिए जरा, इजराइल का कहना है ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इजराइल का कहना है ये बिल्डिंग इसलिए गिराई, ये 14 मंजिला इमारत थी। इस 14 मंजिला इमारत के बारे में ये जानकारी मिली कि हमास का मुखिया, यानी आतंकी संगठन हमास का मुखिया इसी इमारत में रहता था, उसी इमारत में जिसमें अल जजीरा का ऑफिस था। हमास का मुखिया इस इमारत में रहता था। हमास का खुफिया दफ्तर, यानी हमास का खुफिया दफ्तर भी इसी अल जजीरा की इमारत में था। पहले इमारत खाली कराई गई। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह, इजराइल का कहना है कि पहले बाकायदा इमारत को खाली कराया गया, सायरन बजाकर लोगों को कहा गया कि इमारत खाली कर दें। लोग इमारत खाली करके चले गए, इमारत गिरने से किसी की मौत नहीं हुई है। यह कहना है खुद अल जजीरा का, यह कहना है खुद इजराइल का। आइए अब आपको सुनाते हैं खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी पूरी कोशिश है कि आम जिंदगियां ना जाएं, उनका दुश्मन और दुश्मनी हमास से है। सुनिए जरा। We take special care to avoid these civilian casualties, exactly the opposite of Hamas. Defeating Hamas does not only serve Israel's interest, it serves the interests of all those who seek peace, stability, security in the Middle East. और आइए, तो आपने सुना अभी प्रधानमंत्री को, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो वो कह रहे हैं कि वो आम लोगों को नहीं मारना चाहते हैं, उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि वो जो कह रहे हैं उसमें क्या हकीकत है। आपको हम सुनाने जा रहे हैं बहुत सीक्रेट, बहुत गुप्त, इजराइल के कमांड कंट्रोल रूम से इजराइल का लड़ाकू विमान उड़ा रहे पायलट की बातचीत। यानी कंट्रोल रूम जो कि इजराइल में है और इजराइल का जो पायलट है लड़ाकू विमान लेकर फिलिस्तीन और गाजा के ऊपर उड़ान भर रहा है, उससे कमांड कंट्रोल रूम का शख्स यह कह रहा है कि नीचे देखो वहां बच्चे हैं और इसलिए ऑपरेशन अभी खत्म करो। सुनिए जरा पूरी बातचीत, एक्सक्लूसिवली मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सुनिए। תבדוק אם יש פה ילדים. יש פה ילדים, הם זזים מהר, זה לא ילדים? יש פה ילדים כנראה, אנחנו עוצרים את זה. נכון, יש פה אחד גדול וכמה קטנים. אנחנו חושדים בילדים ואנחנו לא נלך על זה, אני חושב שהם ילדים. תבדוק אם יש פה ילדים. יש פה ילדים, הם זזים מהר, זה לא ילדים? יש פה ילדים כנראה, אנחנו עוצרים את זה. נכון, יש פה אחד גדול וכמה קטנים. אנחנו חושדים בילדים ואנחנו לא נלך על זה, אני חושב שהם ילדים. תבדוק אם יש פה ילדים. יש פה ילדים, הם זזים מהר, זה לא ילדים? יש פה ילדים כנראה, אנחנו עוצרים את זה. נכון, יש פה אחד גדול וכמה קטנים. אנחנו חושדים בילדים ואנחנו לא נלך על זה, אני חושב שהם ילדים. תבדוק אם יש פה ילדים. יש פה ילדים, הם זזים מהר, זה לא ילדים? יש פה ילדים כנראה, אנחנו עוצרים את זה. נכון, יש פה אחד גדול וכמה קטנים. אנחנו חושדים בילדים ואנחנו לא נלך
לא נלך על זה אם נחשב שהם ילדים. तो आपने सुना कमांड कंट्रोल रूम में कैसे, नीचे तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही थी क्योंकि कमांड कंट्रोल रूम देख पा रहा था कोई चीज बहुत तेजी से चल रही है। उसका कहना था कि जरूर बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, इसलिए लड़ाकू विमान के पायलट को बार बार कह रहा था कि ऑपरेशन रोक दो, और बच्चे का मूवमेंट वहां बहुत तेजी से हो रहा है और ऑपरेशन रोक दिया गया। बहरहाल आइए अब आपको बताते हैं, दरअसल ये हालात जो बने हुए हैं, ये हालात बने हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग की वजह से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कैसे इजराइल को अब मुस्लिम देशों ने घेरना शुरू कर दिया है, कैसे ओआईसी के 57 मुस्लिम देश अब एकजुट हो गए हैं, इजराइल पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नक्शा दिखाने जा रहा हूं इजराइल का। मुस्लिम देश बेशक दबाव बना रहे हैं, लेकिन इजराइल, ये देखिए दुनिया ग्लोब में आप देख रहे हैं इजराइल, जहां पर इजराइल मौजूद है उसके इर्द गिर्द के जरा देश देखिए कौन कौन से हैं। पहले से इजराइल जो है वो जॉर्डन, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान और मिस्र, इन मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। इसका दबाव वो पहले ही झेल रहा है। अगर नजदीक से हम दिखाएं, नजदीक से अगर हम दिखाएं कि देखिए इजराइल के चारों ओर मुस्लिम देश हैं, ये प्रेशर इजराइल झेलता रहा है बकौल इजराइल। लेकिन अब जब 57 मुस्लिम देश एक साथ एकजुट खड़े हो गए हैं, ये जो आप देख रहे हैं नक्शा, देखिए जरा इजराइल का नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूं, और उसके चारों तरफ जो कंट्रीज आप देख रहे हैं वो मुस्लिम मुल्क हैं, अरब मुल्क हैं, जो जिनसे घिरा हुआ है इजराइल। ये देखिए जरा मुस्लिम देशों से घिरा है इजराइल चारों तरफ से। इजराइल की एक तरफ फिलिस्तीन, सीरिया है, दूसरी तरफ लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरब, मिस्र, ये सारे देश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी के सदस्य भी हैं, और ये सारे देशों से घिरा हुआ है इजराइल। इसलिए इजराइल के सामने बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती है कि कैसे आखिर इन देशों से निपटे। न सिर्फ इन देशों से निपटना इजराइल के सामने चुनौती है, बल्कि ओआईसी के जो 57 मेंबर्स ने मिलकर आज बैठक की है, वो सारे देश इजराइल पर दबाव बना रहे हैं कि वो फिलिस्तीन पर फिलहाल हमला रोक दे। लेकिन इजराइल ने कह दिया है जब तक उनके ऊपर हमला होता रहेगा तब तक वो रुकने वाले नहीं है। देखिए जरा किन कंट्रीज से घिरा हुआ है इजराइल। इजराइल को पता है कि उसके ऊपर दबाव बढ़ रहा है, इसलिए इजराइल ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हमले वो हमास पर करे, ज्यादा से ज्यादा हमले वो फिलिस्तीन में मौजूद आतंकी संगठन हमास पर करके उसे नस्तनाबूद कर दे। यही एक तरीका है, क्योंकि दबाव धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और दबाव इस कदर बढ़ेगा फिर उसके पास कोई और विकल्प, कोई और ऑप्शन नहीं रह जाएगा इजराइल के पास। इसलिए इजराइल लगातार रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दाग रहा है, लगातार इजराइल देखिए किन मुल्कों से घिरा इजराइल। आइए जल्दी से मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊं, लेकिन पहले ये देखिए जरा, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा था, लेकिन मैं आपको बताऊं कैसे 57 मुस्लिम देश और उनके राष्ट्र अध्यक्ष एक साथ एक टेबल पर आ गए हैं। ये जो हम आपको ओआईसी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें ईरान, इराक, लेबनान, जॉर्डन, यूएई और सऊदी अरब, मिस्र, सीरिया फिलहाल सस्पेंडेड है। ये सारे लोग एक साथ एक मंच पर आ गए हैं इजराइल के खिलाफ, और इनका कहना है इजराइल को फौरन रुक जाना चाहिए। वो बड़े देश मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इस वक्त इजराइल को घेर रहे हैं। कौन कौन से वो राष्ट्र अध्यक्ष हैं देखिए जरा, आपको मैं दिखाने जा रहा हूं इजराइल के सामने जो चुनौती पेश कर रहे हैं। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं बेंजामिन नेतन्याहू आपको नजर आ रहे हैं, इमरान खान, सऊदी के प्रिंस एर्दोगान, और ये वो राष्ट्र अध्यक्ष हैं जिसमें खुद इमरान खान शामिल है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं मोहम्मद बिन सलमान शुमार है, मोहम्मद बिन सलमान के अलावा एर्दोगन शामिल है, रूहानी शामिल है। इन सब से घिरे हुए हैं चारों तरफ से नेतन्याहू। देखिए जरा मैं आपको दिखा रहा हूं, इन सभी नेताओं ने, यानी न सिर्फ ये नेता बल्कि 57 मुस्लिम देशों के नेताओं ने एक साथ मिलकर आज बैठक की है, ओआईसी की बैठक। खुद सऊदी अरब ने इसे होस्ट किया है और इसमें सभी के विदेश मंत्री शामिल हुए इस बैठक में। और इस बैठक का मकसद है इजराइल पर दबाव बनाना, इजराइल को फिलहाल रोकना, यह मकसद है इन देशों का। और यह बैठक आज दोपहर के वक्त हुई। बैठक में क्या कुछ हुआ यह हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन 57 मुस्लिम देश एक साथ एकजुट हुए हैं इजराइल पर दबाव बनाने के लिए। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं हम कि देखिए जरा कि आखिर 57 मुस्लिम देशों की जो बैठक हुई है, इस बैठक में क्या हुआ, इजराइल के खिलाफ कैसे एक मत हुए हैं ये सब। और आखिर अब इनका साफ कहना है कि अब बातचीत से, दबाव बनाने से काम नहीं चलेगा, अब जमीन पर आकर कुछ करना होगा। देखिए रिपोर्ट।
57 मुस्लिम देशों की मोर्चाबंदी। इजराइल की घेराबंदी का प्लान। इजराइल को रोक पाएंगे मुस्लिम देश। फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल के आक्रामक तेवर के बाद मुस्लिम देशों के संगठन ने आज इमरजेंसी बैठक बुलाई। 57 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा और फिलिस्तीन में इजराइल आक्रामकता को लेकर चर्चा हुई। सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों के बयान बेहद तल्ख रहे। सऊदी अरब ने दुनिया के देशों से अपील की कि वो जल्द इजराइल की कार्रवाई पर रोक लगाए। वहीं तुर्की ने बैठक में इजराइल का समर्थन करने वालों पर जमकर निशाना साधा। तुर्की के राष्ट्रपति ने पहले भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। साफ तौर पर इस बैठक में इजराइल को घेरने का प्लान बनाया गया। इजराइल पर दबाव डालने की कोशिश हुई। दरअसल 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC इजराइल को घेरने के लिए कसमसा रहा था। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश भी तेज कर दी है। इसके लिए तुर्की और सऊदी अरब जैसे मुल्कों ने तमाम मुस्लिम देशों से एकजुटता की अपील भी की है। इस बैठक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, तुर्की, मलेशिया और UAE जैसे देश शामिल रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन बैठकों से इजराइल हमास में जारी जंग पर कोई असर पड़ेगा। तो दुनिया के सारे मुस्लिम कंट्रीज एक साथ एकजुट होकर खड़ी हो गई हैं इजराइल के खिलाफ और सीधे सीधे चुनौती दे रही हैं, सीधे सीधे उसे चैलेंज कर रही हैं कि अभी इस वक्त आपको ये हिंसा रोकनी होगी। आइए अब आपको सुनवाते हैं टर्की के विदेश मंत्री जो खुद इस OIC की बैठक में शामिल थे, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि टर्की ने सबसे सख्त लहजे में इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। सुनिए जरा टर्की के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। There are a few who have lost their moral compass and voiced support for Israel. It is not surprising that these figures are also known for their racist and anti-Islamic policies. History will certainly judge them. So we should be clear in our stance and be on the right side of the history. तो आपने सुना टर्की के विदेश मंत्री को। न सिर्फ ये मुस्लिम देश जो 57 मुस्लिम देश हैं, बल्कि दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध हो रहा है, दुनिया में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। सबसे पहले आपको जॉर्डन की तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं। जॉर्डन में देखिए हजारों की संख्या में लोग उतरे हैं सड़क पर। ये देखिए हजारों की संख्या में लोग हाथों में झंडे लिए, अगर एम्बियंस में सुना पाऊं, देखिए लोग नारे लगा रहे हैं फिलिस्तीन के हक में। लोग सड़कों पर उतरे हैं। मुस्लिम मुल्क जॉर्डन जो खासतौर पर आपको बताएं इजराइल से लगा हुआ देश है, जो मैंने शुरू में आपको मैप के जरिए बताया कि इजराइल से लगे हुए जो अरब मुल्क हैं उसमें प्रोटेस्ट शुरू हो गया। एम्बियंस अगर मैं सुनवाऊं, ये देखिए लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लोगों का प्रदर्शन तेज, अगर जोर से मैं सुनवा पाऊं। और आइए अब आपको बताते हैं कि खुद जॉर्डन के विदेश मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। जॉर्डन के विदेश मंत्री का क्या कुछ कहना है, ये मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। ये बताता हूं कि आखिर जॉर्डन के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। जॉर्डन के विदेश मंत्री हैं अयमन सफदी। अयमन सफदी का कहना है इजराइल की वजह से इलाके में शांति को खतरा है। जॉर्डन के विदेश मंत्री, मैंने अभी तस्वीरें जॉर्डन की दिखाई, वहां के विदेश मंत्री का कहना है कि इजराइल की वजह से खतरा पैदा हो गया है। हिंसा के बाद पलायन को लेकर वो चिंतित हैं। जॉर्डन खुद आज मौजूद था OIC में। जॉर्डन के विदेश मंत्री ने इन बातों को कहा है, वो खुद आज मौजूद थे इस बैठक में। आइए अब आपको दिखाते हैं नेतन्याहू ने क्या कहा है इस मामले पर। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। नेतन्याहू ने क्या कहा है देखिए जरा। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री का साफ कहना है टकराव जो हो रहा है इसके लिए हम दोषी नहीं हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है हम पर हमला करने वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं, यानी हम सिर्फ जवाब दे रहे हैं, जो हम पर हमला कर रहे हैं वो जिम्मेदार हैं। ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि उनके ऊपर कितना ही दबाव क्यों ना बना लिया जाए, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है,
और इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे, नेतन्याहू का यह कहना बहुत मायने रखता है। यानी नेतन्याहू साफ साफ कह रहे हैं कि ये हमले नहीं रुकेंगे क्योंकि हमने शुरुआत नहीं की थी, जहां से शुरुआत हुई वहां से इन्हें रोकना होगा, हम अपने दुश्मन को पूरी तरह से शांत करेंगे। नेतन्याहू का यह कहना है कि यह ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन चल रहा है और ऑपरेशन चलता रहेगा, इसे आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही हम दम लेंगे। आइए इराक की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। मुस्लिम मुल्क इराक क्या कुछ वहां किस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। इराक भी इस OIC में शामिल है। ये देखिए, इजराइल के फ्लैग को, इजराइल के झंडे को जला रहे हैं लोग, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो देश है जो लगातार इजराइल पर दबाव बना रहे हैं। ये देखिए, फुल स्क्रीन अगर तस्वीरें दिखाऊं मैं विद एम्बियंस के साथ कि लोगों का देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं इराक की। इराक में भी प्रदर्शन हो रहा है, यानी चारों तरफ प्रदर्शनों की जो तस्वीरें आ रही हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। लोगों में किस कदर उत्साह है। लोग बार बार कह रहे हैं कि इजराइल को तुरंत रुकना होगा, इजराइल को फौरन रुकना होगा, ये कहना है। और आइए अब आपको बताते हैं, इराक को आपने सुन लिया, जल्दी से देख लिया क्या हालात हैं इराक में। आइए अब आपको बताते हैं कि कुवैत भी मुस्लिम मुल्क जो मौजूद था OIC की बैठक में। कुवैत में विदेश मंत्री कुवैत के ओवैस, जिनका नाम अहमद नसीर अल मोहम्मद है, अहमद नसीर अल मोहम्मद का कहना है कि यरूशलेम में हिंसा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। यानी यरूशलेम में जो हिंसा हो रही है ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, इलाके की शांति और सुरक्षा को खतरा है। यानी इजराइल जो कुछ कर रहा है उसकी वजह से पूरे इलाके की शांति बाधित हो रही है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि बांग्लादेश में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां भी लोग सड़कों पर उतरे हैं। हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है लेकिन बांग्लादेश खुद इस इस्लामिक जो OIC ऑर्गेनाइजेशन है इसमें शामिल है। देखिए, बांग्लादेश की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग निकले हैं, सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन और मार्च कर रहे हैं। ये बेशक इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के हक में प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी इस वक्त एक साथ सभी मुस्लिम कंट्रीज खड़ी हो गई हैं इजराइल के खिलाफ। लेकिन इजराइल बार बार कह रहा है उसे फर्क पड़ने वाला नहीं है। इजराइल कह रहा है कि वो अपने दुश्मन को जवाब देने के बाद ही रुकेगा, ये साफ कर चुका है वो। और आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान क्या कुछ कह रहा है, आपको बताते हैं। पाकिस्तान सीधे सीधे इजराइल को दोषी ठहरा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी, मैं आपको बताता हूं। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, अमूमन अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं, उन्होंने कहा इजरायली हमला शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। यानी सब एकजुट होकर इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इजरायली हमला शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। इजराइल ने सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। यानी कहना यह है मुस्लिम कंट्रीज का कि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। और शाह महमूद कुरैशी विदेश मंत्री पाकिस्तान के, जो खुद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और उसमें शामिल थे, ये खुद शाह महमूद कुरैशी के शब्द हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। यानी सोचिए, सारे 57 मुस्लिम देश एक साथ एकजुट खड़े हैं, ऐसे में अकेले इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे बहुत से लोग मारे गए हैं, बहुत से लोग हमारे घायल हुए हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं किसी कीमत पर, हम पर चाहे कोई कितना ही दबाव क्यों ना बना ले। सुनिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को। Many more have been wounded. You know, and I know, no country would tolerate this. Israel will not tolerate this. Israel has responded forcefully to these attacks. तो आपने सुना इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कि वो इस वक्त झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन चारों तरफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, मुस्लिम देश एक साथ खड़े हो गए, ये एक दबाव उनके ऊपर जरूर बना रहा है। ब्रिटेन की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ब्रिटेन में देखिए, ब्रिटेन में लोग सड़कों पर निकले हजारों की तादाद में, गाजा के हक में बैनर पोस्टर लिए, फिलिस्तीन के बैनर लिए, पोस्टर लिए। तस्वीर अगर फुल स्क्रीन में दिखाऊं आपको, ये ब्रिटेन की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। बड़ा प्रदर्शन, ये इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सारे लोग इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में। ब्रिटेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए हजारों लोग, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे हैं और लोगों का जो
गुस्सा है वो इस वक्त इजराइल के खिलाफ है। लोग इजराइल से कह रहे हैं कि इसी वक्त, ये ब्रिटेन की तस्वीरें दिखा रहे हैं एम्बियंस के साथ, अगर मैं सुनवा सकूं, वहां नारेबाजी हो रही है, लोगों का जो रोष है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि 57 एक दो नहीं, जिसमें इराक, ईरान और न जाने सारे मुस्लिम मुल्क, जिसमें सऊदी अरब, इजिप्ट और इसके अलावा इंडोनेशिया शामिल हैं, जो खुद लेबनान और जॉर्डन जो आसपास इजराइल के मुल्क हैं, वो सारे शामिल इस ओआईसी में ये मिलकर बैठक कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर चीन और अमेरिका आमने सामने। जी हां, चीन और अमेरिका इजराइल के नाम पर, बाइडेन नेतन्याहू के नाम पर, यानी इजराइल के नाम पर जो कुछ फिलिस्तीन में हो रहा है, इसके नाम पर एक तरफ जो बाइडेन, दूसरी तरफ जिनपिंग। आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है ये। यानी एक तरफ मुस्लिम देश एकजुट इजराइल के खिलाफ, दूसरी तरफ चीन और अमेरिका आमने सामने इजराइल के नाम पर। आइए जरा तस्वीर में आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाता हूं कैम वन से, कि देखिए जरा, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे क्या हो रहा है। दरअसल देखिए कि एक तरफ 57 मुस्लिम देश जो इजराइल के खिलाफ है, और दूसरी तरफ देखिए ये तस्वीर, यानी बेंजामिन नेतन्याहू बीच में है, एक तरफ जिनपिंग है और एक तरफ बाइडेन है। इससे आप बखूबी समझ सकते हैं, आगे मैं पूरी कहानी बताऊंगा कि आखिर इजराइल के नाम पर चीन और अमेरिका में जो बहुत कुछ पहले चल रहा था, अब वो कैसे खुलकर सामने आ गया है। चीन, बेंजामिन यानी नेतन्याहू इजराइल के खिलाफ है, और अमेरिका जो कि इजराइल के साथ आकर खड़ा हो गया है। आइए अब आपको बताता हूं ये हो कैसे रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुंच गए हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक यह आवाज जा चुकी है, जहां चीन कह रहा है कि फौरन इजराइल हिंसा रोक दे। और चीन यही नहीं रुका, चीन कह रहा है इस हिंसा के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। क्या ऐसा है? देखिए रिपोर्ट। इजराइल के बहाने अमेरिका से उलझा चीन। इजराइल फिलिस्तीन पर चीन की नसीहत। चीन अमेरिका में बढ़ेगी तकरार। दुनिया दो हिस्सों में बंटती दिखाई दे रही है। एक तरफ वो मुल्क हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ वो मुल्क हैं जो कहने को तो इजराइल के खिलाफ हैं और फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद कुछ और है। ऐसे ही दो मुल्क हैं, चीन और अमेरिका, जो दरअसल इजराइल के बहाने एक दूसरे के खिलाफ घेराबंदी का प्लान तैयार कर रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीनियों के टकराव पर चीन और अमेरिका में तकरार हो गई है। चीन ने अमेरिका पर मुसलमानों की पीड़ा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुइंग ने कहा है कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर होने वाली चर्चा में अड़चन पैदा की, जबकि वो खुद को मुस्लिमों का शुभचिंतक होने का दावा करता रहता है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के लिए कूटनीतिक ढाल बनकर सामने आ गया है, और जो बैठक 14 मई शुक्रवार को होनी थी, उसे अमेरिका के चलते आगे टाल दिया गया। जाहिर है कि जंग भले ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी हो, लेकिन इस जंग के बहाने एक बार फिर शीत युद्ध चीन और अमेरिका के बीच छिड़ चुका है। अब आप देखिए दुनिया के सारे मुल्क कैसे इजराइल और फिलिस्तीन की जंग की धुरी के दरमियान घूम रहे हैं। 57 मुस्लिम देश एक तरफ हो गए, वो इजराइल पर दबाव बना रहे हैं। इधर इजराइल और फिलिस्तीन के नाम पर अमेरिका और चीन आमने सामने हो गए। सोचिए देश कैसे कैसे अपने कैलकुलेशन और गणित के आधार पर एक दूसरे का विरोध और समर्थन कर रहे हैं। आइए अब आपको बताता हूं इजराइल के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं। मैंने अब तक आपको बताया कि फिलिस्तीन के साथ कौन से देश खड़े हैं, कौन से मुल्क एक साथ खड़े होकर बैठक कर रहे हैं। फिलिस्तीन के साथ के लिए कौन कौन से मुल्क प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग देशों में इजराइल के खिलाफ। अब आपको बताता हूं कि इजराइल के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं, यह जान लेना बहुत जरूरी है। देखिए जरा इजराइल के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए।
जो बाइडेन यानी अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, यह अमेरिका खुद कह चुका है, जो बाइडेन ये कह चुके हैं कि जो कुछ इजराइल कर रहा है वो सही है। इस लिहाज से उनकी भाषा ये थी कि हमास के हमले और इजराइल का जवाब उसका मैं समर्थन करता हूं। ये लाइन बिल्कुल साफ है कि यही लाइन इजराइल की है। इजराइल कह रहा है वो भी अपना डिफेंस कर रहा है, अपना बचाव कर रहा है फिलिस्तीन के हमलों से। इस लिहाज से इजराइल जो कह रहा है और वही बात अमेरिका कह रहा है। ब्राजील दूसरा मुल्क है जो इस वक्त इजराइल के साथ खड़ा है। ब्राजील भी उन मुल्कों में शुमार है जो इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। न सिर्फ ब्राजील बल्कि ऑस्ट्रेलिया भी ऐसी स्थिति में इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। सोचिए जरा, जंग की परिस्थिति और स्थिति बनेगी, उस हालात में क्या होगा कि क्या ये 57 अरब मुल्क, ये 57 मुस्लिम कंट्रीज एक तरफ होंगी या फिर अपनी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और कारोबार के लिहाज से ये कंट्रीज अपने स्वार्थ, नफे और नुकसान के आधार पर आगे आएंगी। जर्मनी उन देशों में शुमार है। जर्मनी भी खुद इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल के साथ मतलब अमेरिका के साथ। न सिर्फ जर्मनी बल्कि इटली भी खुद खड़ा हुआ है इजराइल के साथ। यानी इजराइल के साथ भी वो वेस्टर्न कंट्रीज खड़ी हुई हैं, उनमें अमेरिका शामिल है। जल्दी से अगर मैं आपको दिखाऊं कौन कौन से देश जो इजराइल के साथ है, अमेरिका, ब्राजील इजराइल के साथ है, ऑस्ट्रेलिया इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, जर्मनी इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, इटली इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। ये वो देश हैं जो एकजुट होकर एक साथ इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन फिलिस्तीन के साथ भी 57 देश हैं। यानी एक तरफ 57 देश, दूसरी तरफ इजराइल के साथ 25 देश। इजराइल के साथ कुल 25 मुल्क खड़े हैं। यानी 57 बनाम 25 की ये जंग है क्या, जो फिलहाल इजराइल और फिलिस्तीन के नाम पर नजर आ रही है। आइए मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि क्या कह रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूं। नेतन्याहू इन सारे मुल्कों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देखिए जरा उनका ट्वीट, ये बेंजामिन नेतन्याहू का ट्वीट है। ये सारे अमेरिका का झंडा है, ऑस्ट्रेलिया का झंडा, ये जो फ्लैग्स आप देख रहे हैं, ये अगर जूम इन करके नजदीक से मैं दिखाऊं, बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट किया और लिखा है, इन सारे देशों का शुक्रिया अदा किया है जिनके झंडे उन्होंने ट्वीट में लगाए। देखिए जरा, सारे झंडे लगाकर ट्वीट किया है इजराइल के प्रधानमंत्री ने। वो लिख क्या रहे हैं, देखिए वो लिख रहे हैं, आतंकवादी हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा के हमारे, जो इजराइल का कहना है कि आत्मरक्षा का जो अधिकार है इजराइल का, उस अधिकार का समर्थन ये सारे देश कर रहे हैं, तो हम अपनी आत्मरक्षा कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, मजबूती से खड़े, हमारे साथ मजबूती से खड़े होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बेंजामिन नेतन्याहू इन सारे देशों का धन्यवाद कर रहे हैं। इसमें सारे कौन कौन से देश शामिल हैं, इसमें ये देखिए, मजबूती के साथ खड़े होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये है बेंजामिन नेतन्याहू का ट्वीट। और ट्वीट में देखिए उन्होंने सारे देशों के झंडे लगा दिए हैं। ट्वीट में सारे देशों के झंडे लगे हैं। वो लिख रहे हैं कि मजबूती से खड़े होने के लिए आप सबका धन्यवाद। बेंजामिन नेतन्याहू का ये कहने का मतलब साफ है कि वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं उन सारे देशों का जो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में उनके साथ खड़े हुए हैं। आइए एक और तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं। और अब तक आपने इजराइल के प्रधानमंत्री को तो सुन लिया, लेकिन मैं आपको फिलिस्तीन के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। यानी फिलिस्तीन जहां हमला हो रहा है वहां काफी कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे हमास ने, यानी कैसे फिलिस्तीन की तरफ से एक हमला हुआ, उस हमले में इजराइल का एक घर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया। ये देखिए जरा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इजराइल का एक घर है जहां आकर एक रॉकेट गिरा है और रॉकेट गिरने के बाद पूरे घर के परखच्चे उड़ गए, दरवाजे टूट गए हैं, किचन तहस नहस हो गया है, बर्बाद हो गया, वॉशरूम बर्बाद हो गया। ये जो आप देख रहे हैं किचन का एरिया, किचन पूरी तरह से तबाह हो गया। यहां एक रॉकेट आकर गिरा, उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि वहां हालात क्या है। बाहर देखिए, ये कैमरा जब बाहर जाता है तो सब कुछ तहस नहस, बाहर भी आप देख पा रहे हैं। बाहर कैमरा जूमिंग, किसी की साइकिल लटकी हुई है, आप देख रहे हैं। रॉकेट आकर ये इजराइल में गिरा है, हमास से दागा गया है। इजराइल बार बार कह रहा है ये जो रॉकेट से हमले हो रहे हैं, ये रॉकेट से हमले
हमास के जरिए हो रहे हैं। बहुत से रॉकेट के हमले हम न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, यानी उन्हें कुंद कर दे रहे हैं, वो हमारे तक हमला नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ हो रहा है कि जब हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं तो उनका नुकसान हो रहा है। यानी दोनों तरफ यही हालात हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं फिलिस्तीन के राष्ट्रपति। बहुत जरूरी है क्योंकि अब तक हमने बेंजामिन नेतन्याहू को सुना है, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को अब तक किसी ने नहीं सुना है। उनका कहना है जब तक इजरायली कब्जा नहीं हटता, पहली बार आप देख रहे हैं मसूद अब्बास जो कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति, उनका कहना है जब तक इजरायली कब्जा नहीं हटता इलाके में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। यानी उनका कहना है बातचीत के लिए मध्यस्थता स्वीकार है, यानी कोई आकर बीच में मध्यस्थता करे यह तो स्वीकार्य है, लेकिन यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक दोनों तरफ से शांति नहीं हो जाती है। क्या कह रहे हैं महमूद अब्बास, जरा फिर से मैं दिखाऊं। अगर ये फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं जिनका साफ कहना है कि शांति उनकी प्राथमिकता है, वो क्या कह रहे हैं देखिए जरा। महमूद अब्बास राष्ट्रपति फिलिस्तीन जो कह रहे हैं जब तक इजरायली कब्जा नहीं हटता, यानी उनका कहना है कि इजराइल ने कब्जा कर लिया है, जब तक वो कब्जा नहीं हटता इलाके में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। यानी वो भी ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार है, बातचीत के लिए मध्यस्थता स्वीकार है। यानी दुनिया के मुल्क अगर एक साथ आकर खड़े हो जाएं और ये कहें कि बातचीत हो, मीडिएटर की भूमिका निभाएं, मध्यस्थता करें, दोनों मुल्कों में शांति स्थापित करें, उसके लिए तैयार है। खुद ये कहना है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का। लेकिन ये कितना संभव हो पाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। आइए अब आपको दिखाते हैं। अब सोचिए ये सब कुछ जो घमासान मचा है इसके पीछे क्यों, क्या वजह है। वजह देखिए, ये है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये अल-अक्सा है, अल-अक्सा मस्जिद अल-अक्सा, जिसके बाहर आप फायरिंग देख रहे हैं, ये हिंसा देख रहे हैं। ये 35 एकड़ की जमीन है। ये जो पूरा हंगामा मचा है इस 35 एकड़ के लिए मचा है। ये 35 एकड़ की जमीन के लिए 57 मुल्क एक तरफ आ गए हैं। ये 35 एकड़ जमीन के लिए इजराइल में हिंसा हो रही है। इस 35 एकड़ जमीन के लिए ये चीन और अमेरिका आमने सामने है इजराइल के नाम पर। इस 35 एकड़ जमीन के लिए 25 देश एक साथ आकर इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं। इस 35 एकड़ की कहानी क्या है, इस 35 एकड़ की कहानी क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस 35 एकड़ के लिए देखिए दुनिया के बड़े बड़े रईस मुल्क, मुस्लिम कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज आज आमने सामने आकर खड़ी हो गई। देखिए जरा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये हालात बने क्यों हैं, इस 35 एकड़ जमीन का सच क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसका सच ये है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच सालों से दरअसल विवाद चला आ रहा है इस जमीन को लेकर। जी हां, विवाद सालों से है, कई बार हालात बिगड़े और दोनों मुल्क आमने सामने आ गए। जंग भी हुई लेकिन सुलह कभी नहीं हो पाई, यानी कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं हुआ। दरअसल ये अदावत महज 35 एकड़ जमीन के टुकड़े की है, जिसके लिए दोनों देश एक दूसरे को मारने और मरने पर उतारू हैं। यरूशलेम में मौजूद अल-अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए मक्का मदीना के बाद दूसरा पवित्र स्थल है। यरूशलेम के पुराने हिस्से में दरअसल एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर फैले एक आयताकार प्लेटफॉर्म को यहूदी हर हवाइयत कहते हैं। हर हवाइयत कहते हैं यहूदी उस प्लेटफॉर्म को। यह शब्द हिब्रू भाषा से लिया गया है और अंग्रेजी में इसको टेंपल माउंट कहते हैं। जी हां, मुसलमान इसे हरम अल शरीफ या किबला अव्वल यानी पहला काबा मानते हैं। पहले हज के लिए इसी जगह जाते थे मुसलमान, न कि सऊदी अरब, मक्का मदीना, पहले यहीं जाते थे। मतलब ये कि मुसलमानों के मुताबिक मक्का से पहले काबा इसी जगह पर था और वो यहां हज भी करते थे आकर। लेकिन यहूदियों का मानना यह है कि इसी जगह की मिट्टी से उनके ईश्वर एडम, जिसको आप आदम के नाम से भी जानते हैं, उनके ईश्वर एडम को यहीं की मिट्टी से अस्तित्व में लाया गया। एडम यानी वो पहले पुरुष जिनसे इंसानों की आगे की पीढ़ियां पैदा हुई या फिर वजूद में आई, ये यहूदियों की मान्यता है। यहूदियों की एक और मान्यता है कि उनके एक पैगंबर थे जिनका नाम था इब्राहिम। उनके 2 बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। एक बार ईश्वर ने इब्राहिम से उनके बेटे इस्माइल की बलि मांगी, कुर्बानी मांगी। तो बलि देने के लिए इब्राहिम ईश्वर की बताई हुई जगह पर पहुंच गए। यहां वो बलि चढ़ाने ही वाले थे कि ईश्वर ने बेटे की जगह भेड़ को खड़ा कर दिया। यहूदियों के मुताबिक बलिदान की घटना
टेंपल माउंट पर हुई थी और इसीलिए इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने यहां एक भव्य मंदिर बनवा दिया। यहूदी इसे फर्स्ट टेंपल कहते हैं और कहा जाता है कि आगे चलकर मंदिर को नष्ट कर दिया गया। वहीं मुसलमानों का मानना यह है कि पैगंबर मोहम्मद एक विशेष यात्रा पर स्वर्ग गए थे। जिस रात वो गए उसे कहा जाता है शबे मिराज और वो यात्रा के दौरान मक्का से चलकर अल-अक्सा मस्जिद आए थे और जन्नत जाने से पहले यहां रुके थे। तो ये वजह है अब तक जो यहां संग्राम हो रहा था उसके पीछे की वजह यही है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि फिलहाल वहां हालात क्या है, वहां हालात क्या है ये मैं आपको बता। वहां हालात कब सुधरेंगे, सभी को उम्मीद है जल्दी से जल्द दोनों मुल्कों में शांति हो, क्योंकि दोनों तरफ का बहुत नुकसान हो रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। लगातार कोरोना जिस तरह से पैर पसार रहा है उसके बाद खुद योगी आदित्यनाथ एक्शन में। योगी आदित्यनाथ की तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं जो नोएडा पहुंचे। तस्वीरें देख रहे हैं आप, योगी आदित्यनाथ खुद नोएडा आए थे हालात की समीक्षा के लिए। लगातार जो उत्तर प्रदेश के हालात बने हुए, योगी आदित्यनाथ ने नोएडा का दौरा किया। पिछले कई दिनों में कई अलग अलग जोन, अलग अलग मंडल में योगी पहुंचे और योगी न सिर्फ पहुंचे बल्कि योगी की पहली प्राथमिकता यह है कि योगी की प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा था उसे कैसे काबू में लिया जाए। सुनिए जरा योगी क्या कह रहे हैं। सेकेंड वेव का संक्रमण काफ़ी तीव्र है और फर्स्ट वेव की तुलना में अगर हम देखें तो 30 से लेकर 50 गुना उसके संक्रमण ज़्यादा मामले सामने आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर कोरोना के खिलाफ लड़ाई प्रभावी ढंग से लड़ने का प्रयास हो रहा है और इस लड़ाई में देश की आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की भी अपनी प्रभावी भूमिका है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में मामले जरूर कम हुए हैं। प्राथमिकता सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की यही है कि दरअसल धीरे धीरे मामले कम हो, लेकिन मामले बेशक 4 लाख से पूरे देश में 3 लाख पर आकर रुके हैं, लेकिन मौतें हर रोज 4000 हो रही हैं। इसलिए अपना बहुत ख्याल रखिए। ये भारत की बात है में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।